हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तशिका क्लासेस। तो आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं क्लास 8 का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आशा करती हूँ कि आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखकर आए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लेक्चर उसी से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे, अच्छे से लेक्चर को देख कर आए होंगे, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हमने कहाँ तक देख लिया था। तो हमने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, भूमि वाला पार्ट देख चुके हैं, भूमि उपयोग देख चुके हैं और भूमि संसाधन का संरक्षण देख चुके हैं, मृदा देख चुके हैं, भूस्खलन भी अच्छे से देख चुके हैं, मृदा परिच्छेदिका और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। मृदा निर्माण के कारक और मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय भी अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। आज हमें जल वाला टॉपिक कवर करना है और जल उपलब्धता की समस्याएं, ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल एक जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब मुझे आप बताओ नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, क्योंकि ये लेक्चर फर्स्ट में ही हमने डिस्कस किया हुआ, यानी चैप्टर फर्स्ट में ही क्लास 8 के, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि पुनः निर्मित किए जा सके, यानी दोबारा से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन का ये मतलब होता है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी नेचुरल रिसोर्स है। भूपृष्ठ यानी जो सरफेस होता है, सतह का 3/4 यानी 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। मतलब इतना पार्ट जो हमारा, मतलब 3/4 पार्ट वो जल से ही ढका हुआ है। आपको पता है जो अर्थ है उसमें ज्यादा पार्ट क्या है, जल ही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे वाटर प्लैनेट कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। यद्यपि यद्यपि 8वीं महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, ठीक है। और विविध प्रकार के पौधे, विविध यानी वैरायटी, यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है। महासागरों का जल लवणीय होता है, यानी सॉल्ट उसमें मौजूद होता है, ठीक है। मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उसको यूज करने के लिए, मतलब जो हमारे यूज के लिए, ह्यूमन के यूज के लिए वो उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। अलवण यानी फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं होता है, जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। तो हिमानियों का मतलब हम जानेंगे, चलिए जानते हैं। हिमानी का अर्थ है बर्फ का एक ऐसा बड़ा ढेर या हिमराशि जो पर्वतीय ढलानों पर नीचे की ओर धीमी गति से बहती है, ठीक है। तो बर्फ का ढेर हम बोल सकते हैं, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी इमेज देख लीजिए आप, ये इमेज में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, ठीक है। केवल 1% अलवण यानी फ्रेश जल उपलब्ध है, जो वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, यानी उसके यूज के लिए उपयुक्त है। ये भौम जल यानी भूमि का जल, ग्राउंड वाटर, नदियों और झीलों में पृष्ठीय यानी सरफेस जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जल वाष्प को इंग्लिश में क्या आप जानते हैं, ये पढ़ते हैं हम। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत यानी उसका यूज
350 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। ठीक है, तो इतना था और ये इतना हो गया है। यहाँ पर भी क्या आप जानते हैं, ये पढ़ लेते हैं। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है, यानी उसे खराब कर सकता है। तो टपकते हुए नल को मत छोड़ना, बंद करके रखना। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर, जो बिना सॉल्ट के होता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशियस है, सबसे ज्यादा मूल्यवान है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना है उतना ही है। ठीक है, मात्रा क्या है, स्थिर है, यानी कांस्टेंट है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। प्रचुरता यानी जो इसकी ये जो ये अधिक मात्रा में जो है, प्रचुरता यानी प्लेंटी मतलब होता है इंग्लिश में इसका। ठीक है, मतलब जल तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें विविधता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, समझ गए होंगे आप। में विविधता यानी वैरायटी पाई जाती है, वैरायटी प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु यानी एयर, भूमि यानी लैंड और पुनः महासागरों में चक्रण यानी साइक्लिंग द्वारा निरंतर गतिशील है। ठीक है, तो ये वर्ड्स देख लेते हैं क्या होता है वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ। ठीक है, वाष्पीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल यानी लिक्विड, जैसे पानी, किसी निश्चित तापमान पे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब एक निश्चित तापमान होता है, ठीक है, पर उबलने के बजाय सतह पर गैसीय वाष्प यानी वेपर्स में बदल जाता है। ये द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था यानी जो लिक्विड से गैस में अवस्था में होने वाला परिवर्तन है, यानी चेंज है, जो वायुमंडल में पानी के प्रवेश और जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रवेश यानी उसका प्रवेश होना, ठीक है, उसका आना। देखो जल चक्र भी यूज हुआ था, तो जल चक्र को अच्छे से समझना। ठीक है, जल चक्र वह सतत प्रक्रिया है जिसमें जल विभिन्न रूपों, ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और जमीन के नीचे घूमता रहता है। ठीक है, वायुमंडल में और जमीन के नीचे घूमता रहता है। सूर्य की ऊर्जा जो एनर्जी होती है और गुरुत्वाकर्षण यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसे संचालित करते हैं, यानी इसको ही मतलब यही इसको चलाते हैं। इस चक्र में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन यानी पौधे से जल का वाष्प बनना, ठीक है, पौधे से जल का वाष्प बनना यानी जल के वेपर्स बनना, वाटर का वेपर बनना। संघनन, जल वाष्प का बादलों में बदलना। वर्षण, वर्षण वर्ड भी आया था, ठीक है, वर्षा, इसमें वर्षण मतलब क्या होता है, वर्षा होना, हिमपात आदि। और अपवाह यानी जल का सतह पर बहना जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। देखो इस इमेज में आपको बताया गया है जल चक्र, ठीक है, यहाँ पे वर्षा कैसे होती है इस चीज को भी हम समझ रहे हैं। देखो वाष्पीकरण हो रहा है ना, यहाँ से मतलब वाटर जो होता है, मतलब एक निश्चित तापमान में ना उबलकर वाटर के यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, फिर यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, फिर संघनन हो रहा है, और यहाँ पे ये बादल बन के फिर यहाँ पे वर्षा हो रही है। ठीक है, या फिर यहाँ पे प्रवाह हो रहा है, मतलब नदियों में पानी आ रहा है, ठीक है, मतलब सतह पर बह रहा है पानी। ठीक है, यही हमने समझा था अपवाह, और ये यानी जल का सतह पर बहना। ठीक है, तो इस चीज को एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आपको डेफिनेशन मतलब उसी में से इस चीज को रिलेट कर लेना। ये ना देखो, ये ना साइंस का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने थर्ड और फोर्थ में पढ़ा होता है,
ठीक है, तो इसे इंग्लिश में भी आप थोड़ा देख लोगे ना तो एक बार समझ लोगे। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो इवेपरेशन देखा, यानी सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी बाष्प बनकर हवा में मिल जाता है। बाष्प यानी क्या होता है, वेपर्स में। बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। ठीक है, पौधों से भी पानी बाष्प के रूप में हवा में निकलता है। ठीक है, और संघनन यानी कंडेंसेशन, हवा में ऊपर उठने वाली जल वाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में जमा हो जाती है। और वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन, वर्षण, जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश, वर्षा या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। और प्रवाह यानी रेन ऑफ, वहां हमने देखा था ना ये वर्ड। ठीक है, पृथ्वी पर गिरने वाला पानी बहकर नदियों और नालों में इकट्ठा होता है, अंततः समुद्रों में चला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे पानी का चक्र बना रहता है। इसी को हम पूरा चक्रण यानी जल चक्रण कह रहे थे। अब आप ये वाली इमेज देखो, थोड़ा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर थे ना, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि यह वाष्पीकरण हमने देख लिया, वर्षण देख लिया, वह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण यानी साइक्लिंग हो जाती है, यानी दोबारा से चला जाता है, द्वारा निरंतर गतिशील है। ठीक है, मतलब बार बार गतिशील है यानी मोशन में, मतलब ये साइकिल चलती ही रहती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र यानी वाटर साइकिल इंग्लिश में कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पानी पीने के लिए और धुलाई में भी, धुलाई में यानी वॉशिंग में करते हैं, कपड़े धोने के लिए, बहुत सारी चीजें में करते हैं। वरण यानी किंतु, उत्पादन यानी प्रोडक्शन यानी किसी चीज का बनाना, उसे उत्पादन कहा जाता है। प्रक्रिया में भी यानी प्रोसेस में भी करते हैं। जल कृषि, कृषि आपको मैंने एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, उद्योग भी किया है शायद पिछली वीडियो में। ठीक है, तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। अभी हम बांधों देखेंगे। बांध क्या होते हैं, जलाशय क्या होते हैं, रिजर्वियर होते हैं जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है, के माध्यम से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन यानी बिजली का बनाना करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जल का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बांध क्या होते हैं। बांध इंग्लिश में से डैम कहा जाता है, एक ऐसी कृत्रिम बाधा होती है जिसे नदी या जलधारा के बहाव को रोकने या नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। ये ठोस सामग्री जैसे कि कंक्रीट या मिट्टी से बनी दीवार होती है जिसके पीछे पानी जमा होकर एक जलाशय यानी रिजर्वियर, यहाँ पे जहाँ पे मतलब जल इकट्ठा रहता है, बनाता है। इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, पानी पीने की आपूर्ति यानी सप्लाई के लिए, बिजली उत्पादन यानी जल विद्युत, मछली पालन और मनोरंजन जैसी कई गतिविधियों के लिए किया जाता है। देखो, बांध के मुख्य कार्य क्या होते हैं, पानी का भंडारण। ये नदी के पानी को रोककर एक बड़ा जलाशय बनाता है जिससे जरूरत पड़ने पर पानी का उपयोग यानी उसका यूज किया जाता है। इसका हम ना डायग्राम देख लेते हैं यानी इमेज देख लेते हैं। तो इसका इमेज कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस तो बताया ही नहीं आपको, तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं। और यहाँ पे तो फैक्ट दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने हमने जैसे जल चक्र पूरा अच्छे से पढ़ा है तो उसके स्टेप्स को आप देख सकते हैं, उस स्टेप को आप समझ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स तो यूज हुए ही हैं, तो वाष्पीकरण क्या होता है, वर्षण क्या होता है, वहां की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये भी लिख सकते हैं। जल चक्र क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसके लिए। और जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। जल स्रोत यानी जो वाटर के सोर्सेज होते हैं जहां से हमें जल प्राप्त होता है,
के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय यानी जो फ्रेश वाटर होते हैं जिसमें सॉल्ट नहीं होता, जल की आपूर्ति यानी सप्लाई की कमी के मुख्य कारण क्या है? अब देखो यहाँ पे कारण बता रहा है कि जल की कमी के कारण क्या हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। अभी हम नकदी फसलें देखेंगे क्या होती है कि बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, नगरीकरण को भी हम देखेंगे, और बेहतर होता जीवन स्तर है, मतलब लाइफस्टाइल भी हमारा बढ़ रहा है ना, मतलब लाइफस्टाइल भी हमारा अच्छा हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं नकदी फसलें क्या होती हैं। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनकी खेती मुख्य रूप से बाजार में बेचने या निर्यात करने के लिए निर्यात के उद्देश्य से की जाती है। निर्यात का मतलब हम समझेंगे, ठीक है, के उद्देश्य से की जाती है ताकि किसान को लाभ हो सके और उसे नगद पैसे मिल सके। ये फसलें किसान की व्यक्तिगत खपत का भी मीनिंग हम देखेंगे, या पशुओं के चारे के लिए उगाई जाने वाले निर्वाह वर्ड का भी मीनिंग हम देखेंगे, फसलों से अलग होती है। अब ये इसके एग्जाम्पल क्या है नकदी फसलों के? गन्ना, कपास यानी कॉटन, चाय, कॉफी और तंबाकू जैसी फसलें नकदी फसलों के कुछ उदाहरण हैं। पीछे हमने क्या देखा था? वर्ड निर्यात, माल बाहर भेजना। ठीक है, तो इसे हम निर्यात कहते हैं, जैसे कच्चा माल का निर्यात हम बोलते हैं ना, तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। पीछे हमने निर्वाह वर्ड भी देखा था, तो जीवित रहने या गुजर बसर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधन जैसे कि भोजन, पानी, आवास यानी रहने के लिए आवास प्राप्त करना और उनके पालन पोषण करना। तो मतलब जीवित रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए हमें जो न्यूनतम संसाधन जैसे कि भोजन, पानी और आवास प्राप्त करना और उनका पालन पोषण करना। ठीक है, ये आजीविका जीवन यापन यानी जीवन बिताने और किसी कार्य को जारी रखने और पूरा करने या बनाए रखने की क्रिया को दर्शाता है। खपत मतलब क्या होता है? उपभोग करना यानी यूज का। ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है जो आपको मतलब आगे बुक्स में दिखेगा ही, हिंदी की बुक्स में, मतलब जो एसएसटी की बुक्स है, तो इनको लिखते हुए चलना ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। हमने नगरीकरण भी देखा था। नगरीकरण एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, यानी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मतलब जाना, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं, जिससे नगरों का विकास होता है और ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण होता है। इसमें केवल जनसंख्या की वृद्धि ही नहीं बल्कि लोगों के व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन यानी चेंजेस आता है, क्योंकि वे औद्योगिक और गैर कृषि व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक मतलब जो फैक्ट्रीज में जो काम होता है, और गैर कृषि व्यवसाय क्या होते हैं? जो कि मतलब कृषि से हटकर जो व्यवसाय होते हैं, कृषि को छोड़कर व्यवसाय। ठीक है, देखो यही लिखा है, जनसंख्या का केंद्रीकरण यानी बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर बसते हैं। अच्छा, हमने पिछले मतलब इसी वीडियो में नवीकरणीय वर्ड का मीनिंग समझा था, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अनवीकरणीय संसाधन बताएं कि क्या होते हैं, और उन अनवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों के एग्जाम्पल बताएं। ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, आपका ये रिवीजन भी होगा पहले चैप्टर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताना। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जल उपलब्धता की समस्याएं। उपलब्ध होना क्या होता है कि मतलब अवेलेबल होना। ठीक है, विश्व की कई प्रदेशों में जल की कमी है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश कमी को इंग्लिश में स्कैरिसिटी, ठीक है, ये भी बोलते हैं, स्कैरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होती है, तो थोड़ा वो कैब भी अपना इंक्रीज करो। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया यानी पूरा ऑस्ट्रेलिया अलवणीय यानी फ्रेश वाटर जल की आपूर्ति यानी सप्लाई की कमी का सामना कर रहा है।
ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं, जलवायु का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है, सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव मतलब जल की कमी की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार इस प्रकार जल का अभाव यानी जल की कमी मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में आपको पिछले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे, वर्षण में विविधता यानी वैरायटी के परिणाम स्वरूप यानी उसका रिजल्ट हो सकता है, अथवा अति उपयोग मतलब ज्यादा यूज करना और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी अभाव यानी कमी, संदूषण मतलब क्या होता है, जल को गंदा करना। इसका हम अच्छे से मीनिंग भी देख लेते हैं। देखो, किसी चीज में अवांछित मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं तत्व, अशुद्धता जो कि शुद्ध नहीं है मतलब वो साफ नहीं है, या ऐसे पदार्थ की उपस्थिति जो उसे हानिकारक या अनुपयुक्त बना देते हैं, मतलब यूज ना करने लायक, अनुपयुक्त यानी यूज ना करने लायक बना देते हैं, ठीक है। जैसे किसी भोजन में रासायनिक यानी केमिकल या जीवित दूषित पदार्थ का मिल जाना, ये प्रक्रिया किसी वस्तु को अशुद्ध यानी गंदा करने और प्रदूषित करने या उसे खराब करने का कार्य है। देखो मैं सही बोल रही थी, स्कैरिसिटी ही होता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ये है, तो आप अपनी वोकैब को अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है। ये वीडियो के लिए इतना ही, और चलो हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जल के बारे में पढ़ा और कुछ फैक्ट जाने, ठीक है। और भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो 3/4 भाग है, और ये सारे फैक्ट लिखे हुए हैं आपका, ठीक है। और यहाँ पर जल को मूल्यवान संसाधन मतलब है ही, मूल्यवान पदार्थ बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये सारी हमने जो वाष्पीकरण, वर्षण, वहां की प्रक्रिया को अच्छे से समझा था। और ये जल चक्र क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। और जल का कहाँ कहाँ यूज होता है, कृषि, उद्योगों और बांधों, ये सारी चीजों में यूज होता है। और क्या कहते हैं, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण, और हमने जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या क्या है वो देखा, जैसे कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर, ये सारी चीजें हमने देखी। और जल उपलब्धता की समस्याएं, ये वाला टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पहले ये भी बता देती हूँ मैं अगले वीडियो में मैं क्या क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जल संसाधनों का संरक्षण, ये वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे। और प्लीज इस वीडियो से पहले आप ना मतलब ये क्या कहते हैं, इसको रिवाइज तो करना अपने 5 लेक्चर को, लेकिन जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया इसको रीड करके आना, समझ आए ना आए लेकिन रीड करके आना, क्योंकि जब आप रीड करके आओगे ना तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मतलब आगे वाला लेक्चर, ठीक है। तो प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर जरूर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सुनते हो कि नहीं अच्छे से, ठीक है। और प्लीज मेरा मोटिवेशन बनाना, आपको कैसा लगा जरूर बताना, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। थैंक यू।